डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार के 48 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 49 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर लाजमन करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुस्तफ़ीद करें। आइए दास्तान का आगाज़ करते हैं। मेरी तबीयत ज़रा ख़राब थी, इसलिए मैं घर में रुक गई। चलो ये भी अच्छा हुआ, वरना तुम लोगों में से किसी को भी यहाँ न पाकर मैं तो ख्वार होकर रह जाता। मैंने अपने लहजे को मामूल पर लाते हुए जवाब दिया। मुझे यकीन हो गया कि मैं उसे अपनी झूठी मोहब्बत का फरेब देकर बेवकूफ़ नहीं बना सकूंगा। मुझे थोड़ा सा पानी तो पिला दो अमरीन, मैंने पलंग के सराहने से टेक लगाकर फरमाइश की। ओहो, मुझे बातों बातों में ख्याल ही नहीं रहा। तुम ठहरो, मैं अभी ठंडा पानी लाती हूँ। अमरीन कमरे से निकलकर बरामदे के सिरे की तरफ बढ़ी। मैंने वहां 2 मटके और पानी का एक कूलर देखा था। चंद ही लम्हों के बाद मैंने सेहन में 2 मध्यम से धमाकों की आवाजें सुनी। इसी वक्त फिजा में अमरीन की खौफनाक चीख गूंजी। चीख की आवाज सुनकर मैं तेजी से कमरे से निकला। अभी मैं सूरत हाल को समझ भी नहीं पाया था कि अचानक क्लाशनकोफ की खौफनाक नाल मेरे सीने से आन लगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। इस नागहानी उफ्ताद ने चंद सानियों के लिए मुझे बिल्कुल ही हवास बाख्ता कर दिया। नीम तारीख कमरे से चमकदार धूप में आने के बायस मेरी आंखें बुरी तरह चुंधिया गईं। बिनाई बहाल होने के बाद मैंने राइफल बरदार के चेहरे का जायजा लेना चाहा। पीछे हटकर दीवार के साथ लग जा, उसने क्लाशनकोफ की नाल मेरे सीने में गाड़ते हुए कहा। मैं बेख्तियार पीछे हटकर कच्ची दीवार से जा लगा। इसके लहजे में ऐसी दरिंदगी थी कि मुझे अपने रगे पैर में हल्की सी सनसनाहट तैरती हुई महसूस हुई। इसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। घनी दाढ़ी और मूंछों के दरमियान उसका धाना बमुश्किल की नजर आ रहा था। सफेद कमीज और चौड़े घेर की शलवार के साथ वो मुझे किसी बिफरे हुए शेर की मानिद नजर आया। मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार किया कि मैं इस शख्स से उलझने की हमाकत न करूं। इसने मुझे कोई धमकी ना दी, लेकिन वो मुझे सरापा धमकी नजर आया। मेरी तरफ से मुजाहमत न होने के बाद उसके तने हुए आसाब कदरे ढीले पड़ गए। अब क्लाशनकोफ का रुख बदस्तूर मेरी जानिब रखते हुए उसने बरामदे के दूसरे सिरे की जानिब एक निगाह डाली। इसके साथी के पास 303 राइफल थी। उसने अमरीन को दीवार के साथ लगा रखा था। उस शख्स ने जब देखा कि मैं बेबस हो चुका हूं तो उसने अमरीन को भी इस तरफ बढ़ने का हुक्म दिया जिस तरफ मैं दीवार से पीठ लगाए खड़ा था। अमरीन के खूबसूरत चेहरे पर दहशत की पिलाहट का गलबा देखकर मुझे एक झटका सा लगा। इस वक्त वो मुझे सुकड़ी सहमी एक नन्ही सी बच्ची नजर आई जिसे खूंखार कुत्तों ने घेर लिया हो। वो लड़खड़ाते कदमों से मेरी तरफ बढ़ी। मेरे पास पहुंचकर उसके जब्त के तमाम बंधन टूट गए और वो बिलक बिलक कर रोने लगी। मुझे बचा लो, मुझे इनसे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे, उसने घुटे हुए लहजे में मुझसे इल्तिजा की। उसके फरियाद ने मुझे हिला कर रख दिया था। वो मुझे अपना मुहाफिज, अपना मददगार समझ रही थी। अपने घर से बहुत दूर इस संगलास पहाड़ी इलाके में उसे मेरा वजूद, अपनी आखिरी उम्मीद, अपना आखिरी सहारा नजर आ रहा होगा। मैंने उसे अपने करीब करते हुए क्लाशनकोफ बरदार से पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? मेरा लहजा पुरसकून था। मैंने दानिस्ता तौर पर सवाल करते हुए अपने लहजे में शहरी लोगों के लहजे की झलक शामिल कर ली थी। मेरी कोशिश कामयाब रही। उस शख्स ने बिला तरद्दुद मुझे शहरी मुंडा तस्लीम कर लिया। अपनी खैरियत चाहते हो तो बीच में दखल देने की कोशिश मत करना बाबू, जो रहा है चुपचाप देखते जाओ। मैंने अमरीन पर नजर डाली। ये मुझे मार डालेंगे, उसने गिड़गिड़ाते हुए फरियाद की। तुझे कुछ नहीं होगा छोकरी, शोर मचाने की कोशिश न कर। कुछ बताओ तो सही, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? तुम लोग इस तरह से घर की दीवार फांद कर यहाँ घुस आए हो, क्या तुम लोग चोर हो? बकवास बंद करो, हम चोर नहीं है, दाढ़ी वाले ने गरज कर कहा। फिर तुम कौन हो? मैंने अपने लहजे को हद्दुल इम्कान मुस्तहकम बनाते हुए पूछा। मेरी कुर्बत की वजह से अमरीन की वहशत कदर कम होने लगी। अब वो खुटी खुटी आवाज में सिसकियां भर रही थी। चलो तुम दोनों अंदर कमरे में चलो। क्लाशनकोफ बरदार ने तहकमाना लहजे में हम दोनों को मुखातिब किया। मैंने महसूस किया कि इसकी आवाज़ सुनते अमरीन का नाजुक सरापा खौफ से लर्ज उठा था। हम दोनों ने खामोशी से कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। कमरे में पहुंचकर मैंने एक बार फिर दरियाफ्त किया, कुछ बताओ तो सही कि तुम लोग कौन हो, चाहते क्या हो? बक बक बंद कर, लाखू तू इनके हाथ बांध दे ओए, क्लाशनकोफ बरदार ने हुक्म सादर किया। लाखू ने पलंग पर से नायलून का दुपट्टा उठाया और मेरी तरफ बढ़ा। मैंने मुजाहमत का इरादा किया, लेकिन फिर मुझे अपना ये इरादा तर्क करना पड़ा। मैंने सोचा कि मेरी मुजाहमत के नतीजे में क्लाशनकोफ बरदार शख्स ने
फायरिंग शुरू कर दी तो अमरीन भी गोलियों की जद में आ सकती है। लाखों ने मेरे दोनों हाथ पुश्त पर किए और नायलून के दुपट्टे के जरिए बड़ी मजबूती से इन्हें आपस में जकड़ना शुरू कर दिया। वो एक माहिर फन और घाघ शख्स साबित हुआ। उसने इस खूबी से मेरे हाथ जकड़े कि मुझे यूं महसूस हुआ गोया वो फौलादी जंजीर में जकड़े गए हों। इस छोकरी के हाथ कैसे बांधूं नेमत खान? लाखू ने उससे पूछा। नेमत ने नाखुशगवार नजरों से लाखू को घूरा। तू भी बिल्कुल बुद्धू है लाखू, इसके सामने मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? खैर तू ऐसा कर कि अपना पटका उतार और उसके हाथ बांध दे। अमरीन ने बड़े सब्र तहम्मुल से अपने हाथ बंधवा लिए। मैं इस दौरान में मुसलसल सोचता रहा कि ये कौन लोग हैं। सबसे पहले मुझे सरदार शाह मुराद का ख्याल आया। उसने मेरे लिए जगह जगह जाल बिछा रखे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसके किसी कारिंदे की नज़र में आ गया हूं। फिर मैंने अपना यह ख्याल खुद ही रद्द कर दिया। लाखू और नेमत खान दोनों में से किसी ने भी मुझसे शनासाई का इजहार नहीं किया था। वो चौकन्ना तो जरूर थे लेकिन मुझसे गैर मामूली तर्ज अमल का इजहार नहीं कर रहे थे। अगर वो शाह मुराद के कारिंदे होते तो शायद मुझे देखते ही गोली मार देते। फिर मुझे बरकत अली के कारिंदों का ख्याल आया, लेकिन फिर यह ख्याल भी मुझे बेतुक्का महसूस हुआ। ये कोई और ही लोग थे, लेकिन थे कौन? हमारी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है बाबू, हम तेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस छोकरी ने और इसके घर वालों ने हमारे सरदार की बेइज्जती की है। हम इस छोकरी को ले जा रहे हैं। इसके माँ बाप आए तो इन्हें कहना कि सरदार खिजर खान की हुकूमतुल्ली करके इन्होंने जो हमाकत की है ना, अब उसकी सजा भुगतें। कौन सरदार खिजर खान? कैसी बेइज्जती? कुछ मुझे भी तो बताओ। तुम इस लड़की को ऐसे अगवा नहीं कर सकते। क्यों? कौन रोकेगा हमें? तू अपनी खैर मना कि हमने तुझे जिंदा छोड़ दिया। ये सब बातें सुनकर अमरीन ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। मैंने अपने हाथों पर बंधे दुपट्टे के साथ जोर आजमाई की, लेकिन नाकाम रहा। अमरीन का चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे शदीद गुस्सा आ गया। तुम लोग इंसान बनो, एक कमजोर और निहत्ती लड़की पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? नेमत के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओहो, बड़ी हमदर्दी है तुझे इससे। सच्चा आशिक है तू इस शरीफजादी का। हम इसे ले जा रहे हैं तो इसे जो हो सकता है कर ले। लाखू ने अमरीन को कमरे के दरवाजे की तरफ धक्का दिया। अमरीन के मुंह से खौफनाक चीख निकली। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन नेमत ने मेरी गर्दन पर क्लाशनकोफ की नाल जमाकर मुझे पीछे धकेल दिया। मैंने एक बार फिर अमरीन की जानिब बढ़ने की कोशिश की। इस बार नेमत ने पूरी कुव्वत से अपनी राइफल का दस्ता मेरे सीने पर दे मारा। मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरी पसलियां टुकड़े टुकड़े होकर मेरे फेफड़ों में घुस गई हों। मैं खांसते हुए रुकू के बल झुकता चला गया। जब तक मैं संभलता, लाखू अमरीन को धकेलता हुआ कमरे से बाहर ले जा चुका था। नेमत ने तेजी से बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने ललकारते हुए दरवाजे पर सीने से टकरे मारी, लेकिन बेसूद। अमरीन हल्क फाड़ फाड़ कर बचाओ बचाओ चिल्लाती रही, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका। मैंने दरवाजे में लगी हुई जंजीर खुलने की आवाज़ सुनी। फिर अमरीन की चीखें लम्हा ब लम्हा दूर होती चली गई, हत्ता कि बिल्कुल मादूम हो गई। बेबसी के शदीद एहसास से मेरी आंखें भर आईं। वो बदनसीब लड़की मुझसे अपनी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की इल्तिजा करती रही, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका। ज़मीर की कसक से बेकरार होकर मैंने अपना सर दरवाजे से टकरा दिया, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ सकता था? मैं किसी बेजान आदमी की तरह पलंग पर ढेर हो गया। मेरे कानों में बहुत देर तक अमरीन की चीखें गूंजती रहीं। इस नई सूरत हाल ने मेरे आसाब को झंझोड़ कर रख दिया था। मैं दिल ही दिल में कुड़ता रहा। यकलख्त मेरे जहन में ख्याल आया कि क्या कस्बे में किसी ने भी अमरीन की चीखों पुकार की आवाज़ें नहीं सुनी होंगी? ज़रूर सुनी होंगी। ये जगह वैसे भी दरबार से ज़्यादा दूर नहीं थी। लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सुना होगा, लेकिन शायद खतरनाक असलहे को देखकर किसी ने मुदाखलत की जरूरत नहीं की होगी। खुदा जाने अमरीन कौन से अंधेरे गार के अथाह गहराई में पड़ी अपने मुकद्दर पर आंसू बहा रही होगी। मैंने कई बार अपने हाथों को आज़ाद कराना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। नायलून के लचकदार दुपट्टे के बल जोर लगाने से और कसने लगे। ये सूरत हाल देखकर मैंने जिद्दोजहद तर्क कर दी और अपनी हालत पर खुद ही तरस आने लगा। मैं निहत्ता नहीं हूँ। मेरे कब्जे में एक बेहद कीमती और तबाहकुन हथियार है। इसके बावजूद मैं इन नीम वैशी अफराद का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। मैं पलंग पर पहलू बदल बदल कर अपने बदन के मुख्तलिफ हिस्सों को सुन होने से बचाता रहा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझे इस हालत में बंधे हुए सदियां बीत गई हैं। बेजार सा होकर मैं बैठ गया। दोपहर गुजरी और शाम करीब आ गई। मैंने सोचा कि जाने अमरीन के घर वाले कहाँ मर गए हैं। इन्हें मालूम ही नहीं कि इनके घर आने पर क्या क़यामत बीत गई। अमरीन जैसे बेबहा असासे से महरूम होने के बाद तो इस नूरजहां बेगम और सलामत अली के पास कुछ भी ना बचता। अमरीन तो इनके लिए एक ऐसा सादा चेक थी
जिसे वो हस्ब मंशा कैश कराते रहते थे। मगरिब से ज़रा पहले मैंने घर के दरवाजे पर खटपट की कुछ आवाज़ें सुनी। किसी ने दरवाजे की जंजीर पकड़कर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला हुआ तो था ही, ज़रा सा दबाव पड़ते ही उसके पट खुल गए होंगे। मैंने सलामत अली की इस्तेजाब में डूबी हुई आवाज़ सुनी, अरे ये क्या, दरवाज़ा तो खुला हुआ है। खुदा खैर करे, अमरीन तो इस तरह दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ सकती। अरे वो देखो, अमरीन के कमरे के दरवाजे पर भी जंजीर लगी हुई है। अमरीन, अमरीन बेटी। मैंने सलामत अली की आवाज़ सुनी। फिर अमरीन की छोटी बहन ने आवाज़ लगाई, बाजी, अमरीन बाजी, कहाँ तुम? मैं खामोशी से इनकी तशवीश से बोझल आवाज़ें सुनता रहा। कमरे के दरवाजे पर खड़खड़ाहट हुई और सलामत अली ने बेताबी के आलम में दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में फैली हुई तारीकी के बायस वो फौरी तौर पर मुझे देख नहीं सके। इन लोगों ने बेताबी से अमरीन को पुकारा। सलामत अली ने रोशनी का बटन दबाया। इसके साथ ही कमरे में अच्छी खासी तेज रोशनी फैल गई। इन लोगों को मुझे पहचानने में चंद लम्हे लग गए। मुझे इस अंदाज में गैर मुतवक्का तौर पर अपने घर रसन बस्ता देखकर वो तीनों बुरी तरह हैरान हो परेशान हो गए। अरे मियाँ साहबजादे, तुम यहाँ कैसे? हमारी बेटी अमरीन कहाँ है? तो तुम्हें किसने बांध रखा है? खुदा के लिए मेरे हाथ तो खोलो सलामत साहब, मैं अभी आप लोगों को सब कुछ बता देता हूँ। ओहो, अच्छा। सलामत अली तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और दुपट्टे की गिरोहों के साथ जोर आजमाई करने लगा। इस दौरान में नूर जहां बेगम और परवीन हवंकों की तरह मुंह फाड़े मेरा मुंह देखती रही। सलामत अली जैसे तैसे मेरे हाथ खोलने में कामयाब हो गया। मैंने अपने हाथ झटकते हुए इन्हें सब कुछ बताना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि ये सरदार खिजर खान है कौन, और तुम लोगों की इससे क्या दुश्मनी है? सरदार खिजर खान? सलामत अली ने हकलाते हुए दोहराया। हाँ, सरदार खिजर खान अमरीन को इसी के बंदे उठा कर ले गए हैं। वो कह रहे थे कि तुम लोगों ने सरदार खिजर खान की हुक्म अदूली की है, अब उसकी सजा भुगतो। तेरा बेड़ा गर्क हो सरदार खिजर खान, तेरा सत्यानाश हो। नूरजहां ने बिला तवक्कुफ सरदार खिजर खान को कोसना शुरू कर दिया। कुछ मुझे भी तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है? कौन है ये खिजर खान? हम क्या जाने कौन है खिजर खान? नूरजहां बेगम ने कहा, जिस रोज हम यहाँ पहुंचे उसी रात एक मकामी शख्स यहाँ आया। उसने कहा कि तुम लोगों को कल रात सरदार खिजर खान ने अपने मकान पर बुलाया। वो शख्स जानता था कि हम लोगों का पेशा क्या है। उसने कहा कि सरदार खान साहब हमें मुंह मांगा मुआवजा देगा। तुम्हें शायद पता न हो कि हमारे पेशे से ताल्लुक रखने वाले बेशुमार लोग इस दरबार पर हाजिरी देने आते हैं। इनमें से अक्सर इस पाक जगह भी अपना मुंह काला करने से बाज नहीं आते। सरदार खिजर खान हमें भी इन्हीं बदबख्त लोगों में से समझ रहा था। नूरजहां बेगम सांस लेने के लिए रुकी। मैंने बेताबी से पूछा, फिर तुम लोगों ने क्या जवाब दिया? मैंने उस शख्स से कहा कि भाई, अपने सरदार से कहना कि हम हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगते हैं। हम उसकी ये फरमाई या हुक्म नहीं मान सकते। हम अपने घर से इतनी दूर पहाड़ों में अपनी रूह पर से गुनाहों का बोझ हल्का करने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। इस मुकद्दस मकाम पर हम कारोबार का सोच भी नहीं सकते। उस शख्स ने बुरा फरोख्ता होते हुए कहा कि तुम लोगों ने सरदार खिजर खान को इनकार करके अपने हक में अच्छा नहीं किया। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। वो हमें धमकियां देता हुआ चला गया। अगले दिन एक और बंदा यहाँ पहुंच गया। उसने हमें तंबीह की कि सरदार खिजर खान की मर्जी के बगैर इस इलाके में कोई सांस तक नहीं ले सकता। लिहाजा बेहतर यही है कि हम लोग चुपचाप सरदार खिजर खान की बात मान लें। मैंने उसे भी यही समझाया कि हम लोग यहाँ कारोबार करने के लिए नहीं आए हैं। अपने सरदार से कहना कि खुदा के लिए हमें माफ़ कर दे। हम बेहद गुनाहगार लोग हैं, लेकिन सखी साईं के दरबार के आसपास हम गलाजत फैलाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अपने सरदार से कहना कि अगर उसे हम लोगों की खिदमत दरकार हैं तो हमारे डेरे पर आ जाए। इस जगह और उस मौका पर हम उसकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सकते। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। इस वक्त तो वो शख्स चला गया, लेकिन शाम को वो फिर आन दमका। उसने बताया कि सरदार खिजर खान का कहना है कि वह हमारी माजरत कबूल कर रहा है, लेकिन इस शर्त पर कि हम लोग अपने अहद पर कायम रहेंगे। हम लोग अगर सरदार खिजर खान के यहाँ हाजिरी नहीं देते तो ना सही, लेकिन कोई और शख्स भी तुम लोगों की खिदमत से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकेगा। उसने धमकी दी कि अगर हमने किसी गाहक की मेज़बानी की या खुद किसी के मेहमान बने तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। तो ये बात है। मेरी आवाज़ तफक्कुरात से बोझल हो गई। इस बदबख्त शख्स ने तुम लोगों की निगरानी पर अपने कारिंदे तैनात कर रखे होंगे। इन्होंने मुझे तुम्हारे रहायशी मकान में देखा तो वो समझे कि मैं शायद को गाहक हूँ। इन्होंने फौरन अपने आका को इतला कर दी। हाँ, बिल्कुल यही हुआ होगा। कस्बे के तमाम लोग अजीब अजीब नज़रों से हमारी तरफ घूरते रहते हैं। तुम किस वक्त यहाँ पहुँचे थे? नूरजहां ने मुझसे पूछा। मैं दोपहर से कुछ पहले यहाँ पहुँचा हूँ। अमरीन ने मुझे देखकर घर बुला लिया। हमें बात करते हुए घंटा भर भी नहीं हुआ होगा कि दो अफराद
گھر کی دیوار پلانگ کر اندر کود پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو تمہاری آمد کی اطلاع فوری طور پر پہنچ گئی تھی۔ سلامت علی نے اپنا خیال پیش کیا۔ میرے دماغ میں ایک چماکا سا ہوا، وہ پھول بیچنے والا۔ میری یہاں آمد کا سب سے پہلے اسے علم ہوا اور اس نے فوراً ہی سردار خضر تک یہ خبر پہنچا دی۔ نتیجتاً اس کے کارندے فوری طور پر روبہ عمل ہو گئے۔ یہ پھول والا یقیناً سردار خضر خان کا نمکخوار ہوگا۔ امرین کے دن دہاڑے اغوا پر قصبے والوں نے جس بے نیازی کا اظہار کیا تھا، اس سے سردار خضر خان کے اثر و سوخ اور روب و دبدبے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ امرین کسی بہت ہی غلط جگہ جا پھنسی ہے۔ اب کیا بنے گا بیٹا؟ کیا نام بتایا تھا تم نے؟ نور جہاں نے پوچھا۔ میرا نام ذوالفقار علی ہے، ذوالفقار علی شاہ۔ میں نے اپنے نام میں مزید ترمیم اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، ہم سب کو مل جل کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں تھانے میں اس واردات کی اطلاع دینی چاہیے۔ نور جہاں نے اپنی رائے ظاہر کی۔ میرے خیال میں فی الحال ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ جو حالات سامنے آئے ہیں ان کے پیش نظر تو شاید پولیس ہماری بات پر کان دھرنے کی زحمت ہی گوارا نہ کرے۔ سردار خضر کوئی بہت ہی بڑی بلا معلوم ہوتا ہے۔ اس سے پنجہ آزمائی ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے تجزیے سے آگاہ کیا۔ پھر ہم لوگ کیا کریں شاہ جی؟ ہم تو برباد ہو جائیں گے، نور جہاں نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ ہم وہی کریں گے جو ہمیں ان حالات میں کرنا چاہیے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں سردار خضر خان کے پاس جا کر آج ہی سے سمجھانا چاہیے کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں یہ گاہک کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مہمان کی حیثیت سے آیا ہوں۔ شاید وہ ہماری بات مان جائے۔ ہم اس علاقے میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور پھر ہم اس سے جھوٹ بھی تو نہیں بولیں گے۔ میں واقعی یہاں سودے بازی یا عیاشی کے ارادے سے نہیں آیا ہوں۔ مجھے ملتان جانا تھا۔ میں نے سوچا کہ تم لوگوں کے ساتھ ہی کیوں نہ چلوں۔ معلوم نہیں میری تعویل پر انہیں یقین آیا یا نہیں، بہرحال انہیں میری رائے سے اتفاق کرنا ہی پڑا۔ میں نے انہیں خود ہی اپنی حفاظت کے خیال سے تھانے جانے سے منع کیا، کیونکہ اس صورت میں وہ اصرار کرتے کہ میں بھی ان کے ساتھ تھانے چلوں۔ امرین میری موجودگی میں اغوا ہوئی تھی، لہٰذا میرا نام خود بخود اس معاملے میں ملوث ہو جاتا۔ خدا نہ خواستہ پولیس والوں کو مجھ پر شبہ ہو جاتا کہ میں ان کا مطلوبہ مجرم ہوں تو مجھے اپنی جان کے لالے پڑ جاتے۔ وہ لوگ تو جانے کب سے میرے انتظار میں منہ کھولے بیٹھے ہوں گے، صرف میری کھوپڑی میں سوراخ کرنے کی دیر تھی۔ اس کے بعد تو ان کے تمام دل درد دور ہو جاتے۔ ویسے میں نے سلامت علی کو جو مشورہ دیا تھا وہ بھی غلط نہیں تھا۔ ہم لوگ اگر اپنا پورا زور بھی لگا دیتے تو سردار خضر خان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پاتے۔ پولیس سے یہ توقع کہ وہ علاقے کے وڈیرے یا سردار کے خلاف کارروائی کرے گی، نرم سے نرم الفاظ میں اہم کانہ خوش فہمی کہی جا سکتی ہے۔ جس انداز میں مجھے برکت علی کی حویلی میں پھانسا گیا تھا، اس کے بعد سے مجھ پر کافی حد تک حقیقت پسندی غالب آنے لگی تھی۔ امرین کے اغوا کے بعد سے اب تک میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں تنہا جا کر کسی نہ کسی طرح خضر خان کی حویلی سے امرین کو چھڑا لاؤں۔ میں اپنی جان پر کھیل کر بھی امرین کو نہ چھڑا پاتا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی زندگی کو ہرگز داؤ پر نہیں لگاؤں گا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو پھر فقیر بابا کا کیا بنتا؟ میری طرف سے کسی قسم کی اطلاع نہ پا کر جانے وہ لوگ اس کا کیا حشر کرتے۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے ملتان جانے کی کوئی اور ترکیب کیوں نہیں سوچی۔ چند گھنٹے کا سفر طے کر کے میں کسی نہ کسی طرح ملتان پہنچ ہی جاتا، خواہ مخواہ ان جھنجھٹوں میں گرفتار ہو گیا۔ اب سردار خضر کی حویلی کا پتہ کس سے معلوم کریں شاہ جی؟ سلامت علی نے مجھ سے کہا۔ ابھی باہر چلتے ہیں، میرا اندازہ ہے کہ خضر خان کی حویلی کا پتہ معلوم کرنا مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں اس کے پیروں میں پڑ جاؤں گی، اپنی بچی کے لیے میں اپنی جان سے گزر جاؤں گی، نور جہاں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ نہیں، تمہارا ہمارے ساتھ جانا مناسب نہیں ہے، تم یہیں پروین کے پاس ٹھہرو، ہم خود ہی اس سے بات کر لیں گے، سلامت علی نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ہاں امی، میں اکیلی نہیں رہ سکتی، میری تو ڈر کے مارے جان نکل جائے گی۔ نور جہاں کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات ماننا پڑی۔ میں نے سلامت علی کو ساتھ دیا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ اس وقت رات کا اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ تاریک گلیوں کے چند موڑ مڑ کر ہم سخی سائیں کے دربار کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت مزار پر بھیڑ کافی کم تھی۔ شہر سے آنے والے زائرین واپس لوٹ چکے تھے۔ اب صرف وہ زائرین وہاں موجود تھے جنہیں رات وہیں گزارنی تھی۔ میں نے پھول والے کی دکان پر نظر ڈالی۔ پہلی نظر میں تو اسے دیکھ ہی نہیں سکا۔ ہم دونوں دکان کے قریب پہنچے تو مجھے وہ نظر آ گیا۔ وہ دکان کے پچھلے حصے میں سامان وغیرہ سمیٹ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ پھول والوں کی زیادہ تر دکانیں بند ہو چکی ہیں، وہ بھی بس اب دکان بند ہی کرنے والا ہوگا۔ اسے میں نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ بھائی صاحب، آپ تھوڑی سی مہربانی کریں گے ہم پر؟ مجھے دیکھ کر وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس نے بےحد محتاط لہجے میں پوچھا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں بابو جی؟ بھائی پھول والے، دراصل ہمیں یہاں کے ایک معزز شخص سردار خضر خان کا پتہ درکار ہے، میری بجائے سلامت علی نے جواب دیا۔ کیا کام ہے تم لوگوں کو اس سے؟
پھول والے نے انجان بن کر پوچھا۔ وہ ہمارے چہرے سے ہمارے ارادوں کو بھانپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اجی کام کیا بھائی پھول والے، بس ان کے نیاز حاصل کرنے ہیں۔ خدا جانے پھول والا سلامت علی کی زبان سمجھا یا نہیں، بہرحال اس نے یہ اندازہ ضرور لگا لیا کہ ہم جارحانہ عزائم کے تحت خضر خان کا پتہ معلوم نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے کچرے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں اس کا پتہ تو بتا دوں گا، لیکن یہ خیال رکھنا کہ بہت غصے والا آدمی ہے، ذرا سی بات پر بندے کو گولی مار دیتا ہے۔ ارے بھائی تم بتاؤ تو صحیح، ہم کوئی اسے لڑنے تو نہیں جا رہے؟ سلامت علی نے چلا کر کہا۔ پھول والے نے ہاتھ کے اشارے اور سمتوں کے ذریعے ہمیں حد الامکان تفصیل سے خضر خان کی حویلی تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے اس پر قطعاً ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے علم ہے کہ خضر خان کو میری آمد کی خبر دینے والا وہی ہے۔ اگر پھول والے نے ہمیں درست پتہ بتایا تو پھر خضر خان کی حویلی کو زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے، میں نے سلامت علی سے کہا۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے، سلامت علی نے تیز تیز قدموں سے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ہم جس قدر جلد وہاں پہنچ جائیں بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ… اتنا کہہ کر وہ جھجک کر خاموش ہو گیا۔ وہ امرین کا حقیقی باپ نہ صحیح، بہرحال کہتا تو اسے بیٹی تھا، اور اس کے لیے کوئی ایسی ویسی بات کہنا خود اس کے لیے ذرا دشوار ہی ہوتا۔ میں نے جواب دینے کے بجائے اپنی رفتار تیز کر لی۔ کافی دور چلنے کے بعد ہمیں کچھ فاصلے پر ایک بڑی سی عمارت نظر آنے لگی۔ عمارت کے مزید قریب پہنچنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہی خضر خان کی حویلی ہے۔